हेलो बच्चों। बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने जो वेक्टर का टॉपिक पढ़ना है वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट एक ही बात है, ठीक है। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते थे, ठीक है। तो क्या है देखते हैं। जैसे ये दो वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं ए और बी, और इनके बीच में क्रॉस लगा हुआ है, तो इसी को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और इसको कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला है। डॉट का आपको पता ही अलग होता है इससे, ठीक है ना। अब इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, बड़ी सिंपल बात है। देखो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एक कांस्टेंट वैल्यू है, साइन थीटा भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये तीनों कांस्टेंट्स हैं, स्केलर वैल्यूज़ हैं। इसको जब मैं एन कैप से मल्टीप्लाई करूँगा, एन कैप खुद कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। एन कैप क्या दिखा रहा है, यूनिट वेक्टर है ना एक, ठीक है। तो भाई जब ये तीनों कांस्टेंट एक वेक्टर से मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट तो एक वेक्टर आएगा ना, इसीलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट होता है वो एक वेक्टर होता है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कि इसमें यहाँ पे ये एन कैप क्या है। थीटा तो आपको पता ही रखा है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ए और बी तो निकालने आते ही हैं अपने को। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एन कैप क्या है, ये बड़े काम की बात है, इसको अपने दिमाग में सेट कर लो। यहाँ बेशक इतना काम ना आए वेक्टर में, 3D चैप्टर में बहुत काम आएगा ये कि ये एन कैप क्या होता है। ये एन कैप क्या है बेटा, अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये एन कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो ए और बी ये जो वेक्टर हैं इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। याद रखनी है बात। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए इसमें ये जो एन कैप लिखा है ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है बट वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए, है ना। ये सब तो आना ही चाहिए, थीटा और मैग्नीट्यूड तो दोनों के पता होने चाहिए, पर एन कैप भी पता होना चाहिए जो जनरली हमें पता नहीं होगा क्वेश्चंस में। तो जैसे हमने डॉट को सॉल्व करने के लिए एक नया फार्मूला बनाया था, ऐसे ही वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए भी हम एक नया फार्मूला बनाएंगे। ये तो बस बेसिक फार्मूला है, क्रॉस प्रोडक्ट हम इस फार्मूले से नहीं निकालते, ठीक है, क्योंकि एन कैप हमें गिवन नहीं होता क्वेश्चंस में। तो वो हम देखेंगे अभी दूसरा फार्मूला, बट बेसिक फार्मूला यही है, कंसेप्ट यहीं से निकलेंगे सारे, ठीक है भाइयों। बस ये याद रखना कि इस फार्मूले में एन कैप क्या है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। अब एक काम की बात हो रहा है बच्चों इसमें, क्योंकि रिजल्ट एक वेक्टर आ रहा है, आपको दिख रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट कह रहे हैं, रिजल्ट एक वेक्टर आ रहा है और वेक्टर में डायरेक्शन मैटर करती है। तो एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है बच्चों, ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ये फिगर बनाई है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर तो आप ए और बी का क्रॉस करोगे, ए और बी का क्रॉस करोगे, ए क्रॉस बी, तो जो आपका एन कैप होगा, जो आपका एन कैप होगा, मतलब जो यूनिट वेक्टर था ना फॉर्मूले में, ये वाला एन कैप, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी भाई, अपवर्ड होगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो जो आपका यूनिट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अपवर्ड। मतलब आपने क्या करना है समझने के लिए, मैं तो यहाँ कैसे समझाऊँ आपको। ये आपने डॉट लगाई, इस पे अपना पेन खड़ा कर लो एक, तो वो बाहर की तरफ आ रहा है स्क्रीन से, तो फिर वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना ए और बी के। तो एन कैप की डायरेक्शन वो होगी कि वो स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और वही अगर आप बी क्रॉस ए निकालोगे तो जो आपका एन कैप होगा उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, मतलब बनेगा तब भी वो इसी डॉट पे, ठीक है। लेकिन इस बार वो कैसे होगा, जब आप अपना पेन खड़ा करोगे तो डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है। ये डायरेक्शन याद रखनी है, काम की चीज़ें हैं, ठीक है। कि भैया जब हम ए क्रॉस बी करेंगे, क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, ए से बी का क्रॉस करेंगे
तो जो n वेक्टर आएगा वो जो स्क्रीन से बाहर आ रहा होगा, आपका स्क्रीन पे परपेंडिकुलर रख देना है, ठीक है, तो वो बाहर की तरफ आएगा। लेकिन जब b क्रॉस a करेंगे तो वो जो स्क्रीन से बाहर की तरफ वेक्टर आप बनाओगे वो नीचे की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ। ठीक है भाइयों, समझ गए बात। अब ये क्या है, ये भैया ये जिस बंदे ने रूल दिया था ना, पता नहीं उसका नाम फ्लेमिंग था या पता नहीं क्या था, राइट हैंड थंब रूल है ये, राइट हैंड थंब रूल। देखो जब आप a क्रॉस b कर रहे हो, आप क्या करो, इस a वेक्टर पे अपना राइट हैंड रखोगे, ठीक है, और तो आपकी जो उंगलियां घूमेंगी b की तरफ, a क्रॉस b, तो आपके थंब की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो इसीलिए a क्रॉस b में जो n कैप होगा, जो परपेंडिकुलर होगा, उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और वही अगर हम b क्रॉस a करें, तो हम अपने राइट हैंड से अगर b क्रॉस a करें, मतलब b पे हाथ रख के उंगलियां a की तरफ घुमाएं ऐसे, तो आपके थंब की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। आप करके देख सकते हो। आप a पे अपना राइट हैंड रखो और अपनी उंगलियों को b की तरफ अगर घुमाओगे तो आपके थंब की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, तो जो n कैप होगा उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। यही अगर आप अपना राइट हैंड b की तरफ रखोगे और आपको उंगलियां a की तरफ घुमानी है, तो आपको अपना हाथ उल्टा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आपके जो थंब की डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी, तो जो परपेंडिकुलर होगा वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें, कुछ इतनी चैप्टर में काम नहीं आनी यहाँ पे, पर वही यार 3D में थोड़ी काम आएंगी अगर अच्छे से समझना है तो। क्वेश्चन तब भी हो जाएंगे आपको नहीं समझ में आई, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन कभी आ जाते हैं 1 नंबर के, चीज़ें पता तो होनी चाहिए। तो अब आपको पता चला a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक ऊपर की तरफ आ रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। और जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, देखो लिखा है हैंस a क्रॉस b एंड b क्रॉस a आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, तो जो a क्रॉस b होता है वो नेगेटिव होता है b क्रॉस a के। जबकि डॉट में आपको पढ़ाया था कि जो a डॉट b है वो b डॉट a के इक्वल होता है। डॉट में दोनों इक्वल होते हैं, क्रॉस में दोनों इक्वल नहीं होते, एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। तो कभी a क्रॉस b को मन करे b क्रॉस a लिखना है तो बाहर माइनस लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है भाइयों। तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट, और ये फॉर्मूला याद रख लेना बस, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाइयों, जैसे मान लो हमें आई कैप क्रॉस आई कैप निकालना है, तो हमने फॉर्मूला लगाया मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप साइन थीटा इंटू एन कैप। भाई यही तो फॉर्मूला है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का क्या फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, यही है ना। तो वही लगा दिया हमने यहाँ पे। थीटा आप समझ ही गए होगे 0 क्यों लिखा है, क्योंकि आई कैप खुद के साथ तो 0 डिग्री एंगल ही बनाएगा ना। अब आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। इस आई कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 हो गया, यूनिट वेक्टर है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ये एन कैप एज इट इज़ आ गया। तो भैया अब ये सारा तो 0 हो गया, और 0 को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर। यानी कि इससे हमें पता चला आई कैप क्रॉस आई कैप हमेशा बच्चों क्या होगा, 0 वेक्टर। ऐसे ही जे कैप क्रॉस जे कैप भी क्या होगा, 0 वेक्टर, और के कैप क्रॉस के कैप भी क्या होगा, 0 वेक्टर। याद रखनी है भाई बात ये, ठीक है। और आगे, अच्छा इसी से हम ये भी कह सकते हैं, देखो ये छोटी सी बात मैंने लिखी है कि ए कैप का ए वेक्टर के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 वेक्टर आएगा। जैसे यहाँ पे हमने इनका करा है, आई का आई के साथ करा तो 0 आया, जे का जे के साथ 0, के का के के साथ 0। तो किसी भी वेक्टर का अगर उसके खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे हमेशा 0 वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि जब आप खुद से क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो थीटा तो दोनों के बीच में 0 ही होगा, और साइन 0 हमेशा क्या होता है, 0। तो यहाँ पे चाहे उनके मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, जब ये 0 होगा तो रिजल्ट तो 0 आएगा ना। तो कभी भी कोई खुद से किसी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे वेक्टर का, हमेशा 0 वेक्टर आएगा। याद रखनी है, छोटी सी बात है, काम की बात है, ठीक है भाइयों। आगे देखो, अब आगे आता है अपने पास ये कि अगर आई क्रॉस जे निकाले तो क्या आएगा। तो भाई वही आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, है ना, ये फॉर्मूला है ना। अब जो थीटा है वो 90 लिया है, समझ ही गए होगे क्यों, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस को दिखा रहा है, इसीलिए दोनों के बीच में एंगल 90, ठीक है। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1,
जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 की वैल्यू 1 और ये एन कैप एज इट इज़। तो अब ये तीनों तो 1 ही हो गए, 1 को एन कैप से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, एन कैप। यानी आई क्रॉस जे क्या मिल गया, एन कैप। और बाय डेफिनेशन एन कैप क्या चीज़ थी बच्चों, अभी आपको बताया था कि ये जो एन कैप है इस फॉर्मूले में, ये जो एन कैप है ये क्या है, अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी ये एन कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं। तो जब यहाँ पे मैं बात करूँगा एन कैप की, तो ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर होना चाहिए जो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर दुनिया में एक ही यूनिट वेक्टर है बच्चों, के। सही बात है कि नहीं। आई कैप किसको दिखा रहा है, एक्स एक्सिस को। जे कैप किसको दिखा रहा है, वाई एक्सिस को। तो एक्स और वाई एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर दुनिया में एक ही चीज़ है, वो है जेड एक्सिस, है ना। और हमें चाहिए एक यूनिट वेक्टर, तो जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। सही है ना। इसीलिए आई कैप क्रॉस जे कैप हमेशा क्या होता है बच्चों, के कैप। सिमिलरली जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, आई कैप। और के कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, जे कैप। अब आपको बताया था क्रॉस में अगर आप डायरेक्शन बदल दोगे, भाई जे को पहले लिख दोगे आई को बाद में, तो डायरेक्शन बदल जाएगी, है ना। तो अगर ये के कैप आ रहा था तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के कैप, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। ऐसे ही अगर जे क्रॉस के आई है तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस आई। और के क्रॉस आई अगर जे है तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे। तो ये आपको याद रखने हैं भाई, 6 के 6। अब ये याद करने में ना बच्चों को समस्या आती है कि आई क्रॉस जे को के लें या जे क्रॉस आई को के लें, क्योंकि एक पता होगा तब दूसरे का तो चलो बंदा नेगेटिव ले लेगा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जे क्रॉस के को पॉजिटिव आई लेना है कि नेगेटिव आई लेना है। तो उसके लिए ये जुगाड़ बना रखा है, देखो भाई यहाँ पे, ये देखो कि हमने आई जे के लिखे। ये अगर तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, तो रिजल्ट पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। जैसे आपने आई का जे से करा, मतलब क्लॉकवाइज करा ना प्रोडक्ट, पॉजिटिव। जैसे आपने जे का के से करा, क्लॉकवाइज करा ना, पॉजिटिव। फिर आपने के का आई से करा, क्लॉकवाइज करा, पॉजिटिव, ठीक है। और यही अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करोगे, ऐसे कि भैया जे का आई के साथ क्रॉस करोगे, जे का आई के साथ क्रॉस, तो नेगेटिव के, सही है ना। या आई का के साथ करोगे, आई का के साथ एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस जे, ठीक है। ऐसे के का जे के साथ करोगे तो नेगेटिव आई। क्लॉकवाइज निकालोगे इनके प्रोडक्ट तो रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज निकालोगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएंगे, ठीक है भाई, याद रखना। बाकी ये तो याद रखना ही है कि किसी भी दो का क्रॉस करोगे आई जे के में से तो तीसरा आ जाएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव क्या आएगा वो आप डायरेक्शन से ऐसे दिमाग लगा के बता सकते हो, ठीक है। वो 2-4 बार करोगे याद भी हो जाएगा, नहीं तो इसको अपना 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, ठीक है। दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेता है बंदा इतना तो। बाकी अब आपको ये बॉक्स भाई पूरा याद होना चाहिए, अच्छे से समझ में तो आ ही होगा आशा करता हूँ। जिनको नहीं आया तब भी उन्हें ये याद रखना है। एक नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं ऐसे कि ये किसके इक्वल होता है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है, साथ साथ नोट करते चलो भाई। आगे का टॉपिक पढ़ाऊँगा तो पिछला टॉपिक अपनी कॉपी में साइड में खुला होना चाहिए कि अगली शीट पे मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ उससे पहले आपके पास ये सब लिखा हुआ होना चाहिए आपकी कॉपी पे, कि अगर कुछ इसमें से यूज़ करूँ तो आपको पता हो क्या कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे पेज आगे पीछे करने पड़ते हैं। साथ साथ लिखोगे तो समझ में भी अच्छे से आएगा, पहले भी बता चुका हूँ। चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब देखेंगे बच्चों, अब हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं कि ये जो ए वेक्टर हमने एक लिया और बी वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमें उस फॉर्मूले के बिना करना हो, जो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, इस फॉर्मूले के बिना अगर हमें क्रॉस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हर ए और बी वेक्टर के लिए एन कैप हमें पता नहीं होता, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से ए क्रॉस बी निकालना हर बार पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं हम, ये एक ए वेक्टर एज्यूम करा, ये एक बी वेक्टर, अब हम इनका क्रॉस निकाल रहे हैं। वही सिंपली क्या करा, ये ए वेक्टर लिखा, ये बी वेक्टर, बीच में क्रॉस,
और सिंपली हमने ब्रैकेट खोल दिया, कुछ भी नहीं करा, कि इसको इन तीनों से एक बार मल्टीप्लाई कर दिया यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। फिर इसको इन तीनों से कर दिया एक बारी यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसको एक बारी इन तीनों के साथ कर दिया यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है भाइयों। तो जब मैं पहली टर्म को पहली टर्म से करूँगा तो पहले ही आपको बता चुका हूँ कि भाई जो a1 और a2 है ये तो कांस्टेंट है, स्केलर वैल्यूज़ हैं, नॉर्मली मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जो भी प्रोडक्ट आएगा हम लिख देंगे। वेक्टर है आई कैप और आई कैप, और बीच में क्या लिखा है, क्रॉस, तो आई कैप और आई कैप का क्रॉस आ गया। ठीक है ना। ऐसे ही जब हम इसको इससे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो जो कोफिशिएंट्स हैं यानी a1 और b2 वो तो नॉर्मली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नॉर्मल मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन, वही नॉर्मल अलजेब्रा। ठीक है ना। लेकिन ये जो आई कैप और जे कैप है ये वेक्टर है, ये नॉर्मली मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये या तो क्रॉस से या तो डॉट से मल्टीप्लाई होते हैं। तो बीच में क्योंकि क्रॉस था तो हमने लिख दिया आई क्रॉस जे। ठीक है। ये याद रखना है आपको, जो ऑर्डर है वही रखना है। पहले आई लिखा है, आई को जे से कर रहे हैं, है ना, तो आई क्रॉस जे लिखा है। इसको हम जे क्रॉस आई नहीं लिख सकते, उससे डायरेक्शन बदल जाएगी। तो जो लिखना है वही लिखना है। ठीक है ना। जैसे मान लो आप इस वाली टर्म को इस वाली से करोगे तो क्या आना चाहिए, जे क्रॉस के, तो आप जे क्रॉस के ही लिखोगे, के क्रॉस जे नहीं लिखोगे। ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने ये ब्रैकेट पूरे खोल दिए और ये सारी टर्म्स आ गई। अब ये पीछे मैंने आपको बताया था अभी कि आई क्रॉस आई क्या होता है, ज़ीरो वेक्टर, अभी बताया था पीछे, है ना। आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, ये सब पीछे बताया था। तो वही ये सारी वैल्यूज़ जितनी भी टर्म्स थी ये हमने पीछे से यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है भाइयों। आपकी कॉपी में लिखी होंगी तो आपको समझ आ जाएगा कैसे करिए। फिर अब जब जो ये ज़ीरो वेक्टर वाली टर्म्स थी ये तो ख़त्म ही हो जाएंगी, ज़ीरो हो गया ना, ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म, ये तीनों टर्म्स तो ख़त्म। ठीक है। बच गई ये 6 टर्म्स, ये वाली 6 टर्म्स बच गई। अब इन 6 टर्म्स में अगर आप देखो, ये वाली टर्म में आई कैप है, ये वाली टर्म में भी आई कैप है, तो इनमें से मैं आई कैप कॉमन ले सकता हूँ, ये ले लिया हमने। ठीक है। आई कैप कॉमन लेके लिख दिया। ऐसी जे वाली, एक ये वाली जे वाली टर्म है, एक ये वाली, इनमें से माइनस जे कैप कॉमन लेके लिख दिया। ऐसी जो के वाली टर्म है, एक ये और एक ये, इनमें से के कैप कॉमन लेके लिख दिया। तो ये आ गया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालने का नया फॉर्मूला। पर ये बड़ा ही टेढ़ा फॉर्मूला है, याद करना आसान थोड़ी है, इसको याद करने में तो तोते उड़ जाएंगे, है कि नहीं। तो इसको थोड़ा आसानी से याद किया जा सकता है, बहुत ही आसान तरीके से। डिटर्मिनेंट अगर आपको आता है बेटा, तो ये एक डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन ही है। खुद सोचो, अगर ये डिटर्मिनेंट लिखा होता तो क्या इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो। सबसे पहले आप आई कैप लिखोगे तो B1C2 माइनस B2C1, देखो यही आएगा, आएगा ना। फिर आप माइनस जे कैप लिखोगे, लिख दिया, और अंदर A1C2 माइनस A2C1, यही आएगा, सही है। फिर आप प्लस के कैप लिखोगे और क्या आएगा, A1B2 माइनस A2B1। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला तो याद हो नहीं सकता, ये तो हो सकता है ना, तो हम इसको याद करेंगे। ये तो डेरिवेशन थी कि ये बना कैसे। ठीक है। तो वो पेपर में तो पूछेगा नहीं आपसे, आपको बस ये याद रखना है कि 2 वेक्टर अगर ऐसे दे रखे हों आपको और आपको उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो आप सीधे सीधे क्या करो, एक डिटर्मिनेंट बनाओ, फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप लिखो। ठीक है। सेकंड रो में ये जो आपका ए वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज़ लिख दो, यानी आई जे के कोफिशिएंट्स। और थर्ड रो में क्या करो, ये जो आपका बी वेक्टर है इसके डायरेक्शन रेशियो लिख दो, यानी इसके आई जे के कोफिशिएंट लिख दो। बस फिर इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो, आपका ए क्रॉस बी आ जाएगा, ख़त्म। ठीक है। अब देखो यहाँ से भी आप समझ सकते हो, ये मैंने ए क्रॉस बी निकाला है, अगर मैं बी क्रॉस ए निकालता तो ये रोज़ जो है इंटरचेंज हो जाती, ऊपर नीचे हो जाती, और जब 2 रोज़ चेंज हो जाती हैं डिटर्मिनेंट में तो उसका साइन नेगेटिव हो जाता है, पता होगा आपको। तो इसीलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के नेगेटिव। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव। ठीक है भाई, बातें मैं सारी समझा रहा हूँ, जिनके समझ आ रही है अच्छी बात है, नहीं आ रही तो भाई ये डब्बे में जो फॉर्मूला लिखा है बस इसको याद कर लो, क्वेश्चन आपसे अपने आप हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। देखो ये रहा क्वेश्चन, जैसे कह रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी,
ए क्रॉस बी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकालो, ए और बी पता है। तो पहले ए क्रॉस बी निकाला इसने, कैसे, आई जे के लिख दिए फर्स्ट रो में, सेकंड में इसके डायरेक्शन रेशो दिख रहे हैं ना, कोफिशिएंट 2, 1 और 3, ये लिख दिए 2, 1 और 3। फिर बी के थर्ड रो में 3, 5 - 2 लिख दिए। अब ये डिटर्मिनेंट आपको एक्सपैंड करना आता ही होगा, ये भी नहीं आता तो दिक्कत है भाई, फिर तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सीखो पहले। तो डिटर्मिनेंट आपको एक्सपैंड करना आता है तो एक्सपैंड कर लेना, ये वेक्टर आ जाएगा। तो ये ए क्रॉस बी निकाल लिया हमने। अब क्वेश्चन में पूछा था ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो भैया इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लेंगे ना, क्या दिक्कत है, ये निकाल लिया, ठीक है ना। तो ऐसे निकाल लेते हैं भाई क्रॉस प्रोडक्ट, ईजी है। बढ़ते हैं आगे। तो अब बच्चों ज़रा एक बात समझेंगे, बड़े काम की बात है। ये ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला आपको भी बताया था मैंने, पीछे बताया था कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो भाई इससे निकाल लो। अब क्या करा, इस फॉर्मूले में हमने दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लिया, ये मैग्नीट्यूड लगा दिया, इधर भी मैग्नीट्यूड लगा दिया, ठीक है। तो अब ये तो पहले से ही कांस्टेंट है, सही बात है कि नहीं, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इनका मैग्नीट्यूड क्या लूँगा, ये तो पहले से ही स्केलर है ना भाई, मॉड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड है ना। तो ये तो तीनों पहले से ही स्केलर एंटिटीज़ हैं, तो इन पे क्या करेगा मैग्नीट्यूड, ये तो एज इट इज़ ही रहेंगी। मैग्नीट्यूड जब लगाऊंगा तो वो किसका निकलेगा, इस वेक्टर का निकलेगा ना, और ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, 1 होता है, सही है। इधर तो ऐसे ही मैग्नीट्यूड लगाए हुआ है, तो जब ये 1 हो गया, ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा 1, तो 1 तो ख़त्म ही है ना, समझ लो यही बच गया। तो यानी ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये याद रखना बच्चे, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है ये, पर ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है ये, इसमें एन कैप नहीं होता, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं और एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ी लिखेंगे फिर एन कैप, सही है ना। ये फ़र्क है दोनों में, याद रखना, ये ए क्रॉस बी है, ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। चलो अब एक बात और देखो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ये है ना, यानी ये, ठीक है भाई। तो मतलब इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी लिख दे क्या, तो ये नहीं आ जाएगा, देखो ए क्रॉस बी में हमने क्या करा, इस पूरे को लिख दिया ये, ठीक है, एन कैप एज इट इज़। तो ये फॉर्मूला बन गया भाइयों कि नहीं बन गया, कि ए क्रॉस बी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू एन कैप, सही है। यानी ए क्रॉस बी जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू एन कैप, ठीक है भाइयों, याद रहेगा ये। चलो अच्छा, इससे तुम्हें फिर एक बात तो पता लग गई होगी, अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं एन कैप की वैल्यू क्या आएगी, तो क्या आ जाएगी, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगी, आ जाएगी ना। और एन कैप क्या था, एक ऐसा यूनिट वेक्टर था जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर था। तो यानी किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा हो यूनिट वेक्टर बताओ दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लिख दोगे यहाँ पे कि एन कैप कैसे निकाल सकते हैं हम, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। एन कैप क्या था, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर था। तो कभी भी किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालना हो तो ये फॉर्मूला बन गया उसके लिए कि भाई उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, और वो जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उस क्रॉस प्रोडक्ट को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, सिंपल, ठीक है कि नहीं है। एक क्वेश्चन देखें इसी के ऊपर, देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये दो वेक्टर्स हैं, इनके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले तो ये दोनों वेक्टर हमें पता होने चाहिए, हमें ए और बी तो पता है, लेकिन हमें ए और बी के परपेंडिकुलर थोड़ी निकालना है, हमें तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर निकालना है। तो पहले हमने ए प्लस बी निकाल लिया, ये दोनों को ऐड कर दिया सिंपली, फिर ए माइनस बी निकाल लिया, ठीक है। फिर अब हमें ये जो दो वेक्टर आए हैं इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना था, तो पहले हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट से।
फिर इसको हमने कुछ नाम दे दिया C, ठीक है। अब हमें चाहिए था एक यूनिट वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो क्या बताया था अभी कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, उनके क्रॉस प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से, है ना। हमें चाहिए इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है, हम क्या करेंगे, इस क्रॉस प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे इसी के मैग्नीट्यूड से, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से। या इतना बड़ा लिखने की जगह इसको हमने C नाम दे दिया ना, ये C आ गया। तो हम क्या करेंगे, C वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, हमें एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जो a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर होगा, और वो यूनिट वेक्टर होगा, है कि नहीं। यूनिट तो होगा ही जब ऐसे निकाल रहे हैं तो, ठीक है, याद रहेगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि भैया दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालो। तो सिंपल है, उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, और जो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, एक वेक्टर आएगा ना, उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। फिर जो रिजल्ट आएगा वो एक यूनिट वेक्टर होगा जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ख़त्म। बढ़े आगे, बढ़ते हैं। तो अब देखो भाइयों, ये क्या लिखा है, ये तो मैंने आपको अभी बताया था, है ना। अब ये जो a क्रॉस b का मॉडुलस है, इसको मैंने लैम्डा लिख दिया। मैंने कहा भैया ये एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड एक कांस्टेंट वैल्यू है। मैंने कहा लैम्डा है, कुछ तो होगा ही ना, कुछ तो वैल्यू होगी, उसको हमने लैम्डा लिख दिया। और ये क्या था, एन कैप, यानी एन कैप जो आपको पता है क्या था एन कैप, इसमें एन कैप था एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। तो जब मैं एन कैप को लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा उससे, जब हम किसी यूनिट वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उस यूनिट वेक्टर की लेंथ बढ़ जाती है ना, लैम्डा टाइम्स हो जाएगी। भाई पहले इसकी लेंथ यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 था, अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया वेक्टर बनेगा उसकी लेंथ क्या होगी, लैम्डा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, लैम्डा। अब क्या मल्टीप्लाई करने के बाद एन कैप की डायरेक्शन पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि लैम्डा एक पॉजिटिव नंबर है, भाई मैग्नीट्यूड है ना, पॉजिटिव होगा। तो जब हम किसी वेक्टर को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसकी डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वेक्टर आएगा वो एन कैप की डायरेक्शन में ही होगा, पर उसकी लेंथ कितनी होगी, लैम्डा। और वो जो मल्टीप्लाई करके वेक्टर आएगा उसको हम क्या कह रहे हैं, a क्रॉस b। क्या कह रहे हैं, a क्रॉस b। तो इससे हमें दिख रहा है कि a क्रॉस b एक ऐसा वेक्टर होता है जो एन कैप के पैरेलल होता है। सिंपल है, जब भी भाई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के लैम्डा टाइम्स होता है, इस बात का मतलब क्या है कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। a क्रॉस b और एन कैप क्या है, पैरेलल। और जब ये दोनों पैरेलल है इसका क्या मतलब है, एन कैप क्या था, a और b दोनों के परपेंडिकुलर, है ना। और a क्रॉस b जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में एन कैप है, यानी a क्रॉस b का जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर आएगा, वो भी a और b दोनों के परपेंडिकुलर होगा। सही बात है कि नहीं भाई, क्या बताया था हमने, यहाँ से क्या पता लग रहा था हमें कि a क्रॉस b एक वेक्टर है जो कि पैरेलल है एन कैप के, इसी स्टेटमेंट से पता लग गया, है ना। और ये हमें पता है एन कैप एक यूनिट वेक्टर है a और b के परपेंडिकुलर। जब एन कैप a और b के परपेंडिकुलर है तो एन कैप के पैरेलल जो भी होगा वो भी तो a और b के परपेंडिकुलर होगा। और हम कह रहे हैं कि a क्रॉस b पैरेलल है एन कैप के, तो इसलिए a क्रॉस b जो नया वेक्टर आएगा वो खुद भी a और b के क्या होगा, परपेंडिकुलर। वही चीज़ लिखी है कि a क्रॉस b इज़ अ वेक्टर, कि भैया a क्रॉस b करने से एक वेक्टर मिलता है, ये तो हमें पता है। और वह ऐसा वेक्टर होता है जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होता है। याद रखना भाई ये बात, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप जब भी करते हो तो उससे आपको एक नया वेक्टर मिलता है जो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। बड़े काम की बात है भाई, चाहे हिंदी में लिख लेना इसको, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके जब एक वेक्टर आता है तो वह एक ऐसा वेक्टर होता है जो उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं। ठीक है भाइयों, याद रखनी है बातें, बड़े काम की हैं। बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताई थी, टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b, कि भैया दो वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर कभी यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करो, पहले उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, उसको मैंने नाम दे दिया n,
कुछ भी दे सकते हो आप, वैसे मैंने n दे दिया क्योंकि n जनरली नॉर्मल के लिए लिखते हैं हम, ठीक है। 3D में बहुत यूज़ करेंगे, नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है, इसलिए n वेक्टर लिख दिया। बाकी आप तो कुछ भी नाम लिख सकते हो। तो हमने पहले a क्रॉस b निकाला, उसे हमने नाम दे दिया n वेक्टर, और आपको बताया है a क्रॉस b से जो रिजल्ट आएगा, यानी ये जो n वेक्टर आएगा वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो a और b के परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो मतलब n वेक्टर क्या है, a और b के परपेंडिकुलर है। पर मेरे को तो यूनिट वेक्टर चाहिए ना, क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। ये जो n वेक्टर आएगा ये ज़रूरी थोड़ी है यूनिट वेक्टर आए, क्या पता है इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, इसकी लेंथ क्या हो। तो हमको चाहिए यूनिट वेक्टर। तो कोई बात नहीं, जब हमारे पास कोई वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर नहीं बना सकते हम इस फॉर्मूले से, ये तो हमें पता ही है, सही है ना। कि भैया क्रॉस प्रोडक्ट से हमें परपेंडिकुलर वेक्टर तो मिल गया था, पर उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती थी। हमको चाहिए यूनिट वेक्टर यानी लेंथ 1, और लेंथ 1 करने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो हमें डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी, हमें वो वेक्टर वही रहेगा जो a और b के परपेंडिकुलर था, पर लेंथ 1 हो जाएगी, सही है। ऐसे ही मान लो कभी ऐसे पूछ लिया उसने कि a और b के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा हो, यानी जिसकी लेंथ लैम्डा हो। तो वही तो करना है, पहले क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। उससे आपको परपेंडिकुलर वेक्टर तो मिल गया, पर उसकी लेंथ पता नहीं क्या है, निकाल के पता तो लग जाएगी, पर ज़रूरी थोड़ी है वो वही लेंथ हो जो हमें चाहिए हो तो अच्छी बात है। भाई मान लो हमें लेंथ लैम्डा क्या कोई नंबर होगा, मान लो 5 चाहिए। आपने a क्रॉस b निकाला, n वेक्टर निकाला आपने, उसकी लेंथ पहले से ही 5 आ रही है, उसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो सही है, निकल गया वेक्टर जिसकी लेंथ 5 है और वो a और b के परपेंडिकुलर है, सही है ना। क्योंकि क्रॉस से निकाला है तो जो रिजल्ट आएगा अंडरस्टूड है वो a और b से परपेंडिकुलर ही होगा। अब मान लो उसकी लेंथ वो नहीं है जो हमें चाहिए, तो पहले हम उसकी लेंथ को 1 कर देंगे, कैसे, यूनिट वेक्टर निकाल के। यूनिट वेक्टर निकाल के लेंथ 1 हो गई। अब हमें जितनी लेंथ चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें कितनी लेंथ चाहिए, लैम्डा, तो यूनिट वेक्टर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारी लेंथ लैम्डा हो जाए, ख़त्म। तो यही हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा, सही है ना। बड़े काम की बातें हैं भाई, ये बहुत काम की बातें हैं। अच्छे से लिखो, अपने भेजे में डालो, नहीं तो लिखने के बाद दोबारा एक बार वीडियो देखो, ठीक है, आराम आराम से तसल्ली से। जैसे अब ये एक बात समझाइए, पहले इसको अच्छे से प्रोसेस करो तब आगे बढ़ो। चलो चलते हैं आगे। अब देखो भाई ये बहुत काम की बात है, सारी बातें एक ही हैं, बस अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, पर मैं सारे तरीक़ों से इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि जिनको समझनी है वो तो सब कुछ खुद कर ही सकते हैं, जिनको रटना है उनका भी काम हो जाए, इसलिए मैं सब तरीके से बता देता हूँ। अब ये क्या कह रहा है कि इफ़ अ वेक्टर c, एक c वेक्टर है जो a और b के परपेंडिकुलर है। अगर एक कोई वेक्टर है c, वो a और b के परपेंडिकुलर है, तो c लैम्डा टाइम्स होगा a क्रॉस b के। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई चीज़ है, कई क्वेश्चंस में यूज़ होता है रिजल्ट ये, ठीक है। याद करने वाले याद कर लो, समझाने वालों को मैं समझा रहा हूँ कि अगर कोई c वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है a और b के, दो वेक्टर a और b हैं उनके परपेंडिकुलर है, तो c लैम्डा टाइम्स होगा a क्रॉस b के, c लैम्डा टाइम्स होगा a क्रॉस b के। यानी कि क्या कह रहा है, c और a क्रॉस b पैरेलल होंगे, वो तो होंगे यार, खुद सोचो। अभी मैंने आपको बताया c परपेंडिकुलर है a क्रॉस b के, सॉरी a और b के, c जो परपेंडिकुलर है किसके, a और b के। ये बोला है मैंने c परपेंडिकुलर है a और b के, ठीक है, ये रीज़न समझा रहा हूँ आपको। एक चीज़ आपको पता ही है कि जो a क्रॉस b होता है वो तो परपेंडिकुलर होता ही है a और b के, पहले ही बता चुका हूँ। a क्रॉस b जो वेक्टर होता है वो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और जो c है वो भी a और b के परपेंडिकुलर है। जब c भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है, a क्रॉस b भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो यानी ये दोनों पैरेलल ही तो हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है कि नहीं है। तो इसीलिए a क्रॉस b और c क्या हो गए, पैरेलल, दोनों क्या हो गए, पैरेलल। और जब पैरेलल है तो एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स होंगे ना, बस यही बात है। तो इसको याद रखना भाइयों कि कभी कोई वेक्टर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है तो वो उनके क्रॉस प्रोडक्ट के लैम्डा टाइम्स होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई, अब ये टॉपिक आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कि एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी एडजेसेंट साइड्स हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रखी हैं, उसने दिखा रखी हैं, ठीक है। कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है ये किसको दिखा रहे हैं, उसकी दो एडजेसेंट साइड्स को।
कोई भी दो साइड हो, बेस ऐसा ज़रूरी नहीं है वो उसका आप फॉर्मूला लगाते हो ना हाफ बेस इंटू हाइट के एक बेस हो एक हाइट हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। किसी भी ट्रायंगल का कैसा भी ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, राइट एंगल हो, कुछ भी हो, अगर आपको उसकी दो एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर पता है, मतलब दो ऐसे वेक्टर पता हैं जो उसकी एडजेसेंट साइड्स को दिखा रहे हैं, तो आप उस ट्रायंगल का एरिया इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सिंपली क्या करो, उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, फिर उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालो और उसका हाफ कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। कैसे समझ लेते हैं भाइयों, देखो प्रूफ देखो। ये ABC हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ABC क्या बनाया, ट्रायंगल। इसकी दो एडजेसेंट साइड्स कोई भी दो ले सकते थे, एक हमने AB ले ली जिसको हम A वेक्टर कह रहे हैं, एक हमने AC ले ली जिसको हम B वेक्टर कह रहे हैं, ठीक है। एक जो AB वेक्टर है इसको क्या कह रहा हूँ मैं, A वेक्टर, और जो AC वेक्टर है इसको मैं कह रहा हूँ B वेक्टर। तो ये A वेक्टर और B वेक्टर क्या हो गई हमारी एडजेसेंट साइड्स। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, बाद में निकालेंगे। पहले मैंने क्या करा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और H लिख दिया इसको, ठीक है। अब आपको ये छोटू सा ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है भाइयों, और इस एंगल को हमने थीटा लिख लिया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखो, पहले तो मैं आपसे अगर पूछूं कि AC की लेंथ कितनी होगी, AC की लेंथ उतनी होगी जितना B का मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड को ही तो लेंथ कहते हैं, है ना, यानी जो हमारा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ B, और हाइट हमारी कितनी है, H, सही है। तो आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, तो ये लिख दिया हमने, H अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल्स टू साइन थीटा, सही है। फिर यहाँ से हमारे पास H निकल गया, ये हाइट की वैल्यू आ गई। अब हाइट अगर आपको ट्रायंगल की पता है, बेस भी पता है, ये बेस लिया है ना आपने, इसकी वैल्यू क्या होगी, लेंथ कितनी होगी, A का मैग्नीट्यूड। तो बेस आपको पता है, मैग्नीट्यूड है, हाइट आपको पता है, तो एरिया नहीं निकल जाएगा। एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या था, ये मैग्नीट्यूड है, हाइट क्या थी, ये B साइन थीटा। तो ये निकल गया हमारा एरिया, है ना, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। और ये क्या है भाइयों, ये मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B ही तो है। ये क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, बताया था ना अभी पीछे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला निकल गया, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, ख़त्म। ईजी है, ठीक है भाइयों। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो और आपको एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर पता हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सीधा उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालो और उसको हाफ कर दो, आपको एरिया ट्रायंगल का मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है, वो साइड एडजेसेंट होंगी। अब एडजेसेंट तो सारी ही होती हैं ट्रायंगल में, कोई भी दो लूँगा वो एडजेसेंट ही होंगी, बट क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, कभी भी क्रॉस हो चाहे डॉट हो, वेक्टर्स मस्ट बी को इनिशियल। थीटा की बात हो रही है ना एंगल की, एंगल हमेशा को इनिशियल वेक्टर्स में बनाते हैं ना, हम पढ़ा तो था हमने। तो जैसे हम ये A वेक्टर और B वेक्टर ले रहे हैं तो हमें क्या लेने हैं, वो AB और AC लेने हैं, ठीक है। या फिर हम अगर BA लेते, अगर हम BA एक वेक्टर लेते तो दूसरा क्या लेते, BC, को इनिशियल वेक्टर लेने हैं भाइयों, ये याद रखना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी तो सीधा सीधा आपको वेक्टर दे रखे होते हैं, वेक्टर दे रखे हैं भाई एरिया निकाल दो, कभी कभी आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं, ऐसे कुछ भी लिखा होता है 1 2 3, ऐसे 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। अब आपको एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, पहले दो वेक्टर आपको बनाने पड़ेंगे ना। तो वो जो वेक्टर आप बनाओगे, जैसे इस वाले केस में जो A वेक्टर है वो क्या होगा, AB, और जो B वेक्टर है वो क्या होगा, AC। याद रखना, को इनिशियल लेने हैं। ये मैंने लिखा है कि वेक्टर दे रखे हो तो ऐसे कर लो, अगर वर्टिसेस दे रखी हो तो वेक्टर बनाओगे और वो आपने को इनिशियल बनाने हैं, कोई भी दो बना लो, चाहे AB और AC, चाहे BC और BA, चाहे CA और AB। तो ऐसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, ठीक है भाइयों। आगे देखते हैं। अब ये देखो, अब ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो भाई ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता था, इसका बेस इंटू हाइट होता है, तो वो जो बाहर हाफ था वो हटा दिया हमने, ये बन गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। डेरिवेशन बिल्कुल सेम है, देखो ये पैरेललोग्राम है अपना, ठीक है। ये हमने एडजेसेंट साइड्स ले ली दो, एक AB और एक AD, एक को A वेक्टर कह दिया, एक को B वेक्टर, फिर से वही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हाइट है ना, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ B इसकी लेंथ हो जाएगी,
फिर वही करा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा, उससे हाइट निकल गई। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। बेस हमारा ए बी है, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड है, ये लिख दी। हाइट हमारी एच है और एच की वैल्यू ये रही, ये लिख दी। और ये आपको पता ही है क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है ये। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यानी एडजेसेंट साइड को दिखाते हुए दो वेक्टर दे रखे हों और एरिया निकालना हो पैरेललोग्राम का। ये नहीं पैरेललोग्राम चाहे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, आप ऐसे एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, सीधा क्या करोगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। अब वो बात इसमें भी हो सकती है कि आपको वेक्टर ना दिए हों, कोऑर्डिनेट्स दिए हों ऐसे सारी वर्टिसेस के, तो आप खुद वेक्टर बना लोगे कि नहीं बना लोगे। बस को इनिशियल रखने हैं कि अगर एक वेक्टर ए बी लोगे तो दूसरा ए डी लोगे, फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, एरिया आ जाएगा। बाई चांस अगर आपका मन है कि एक मैं बी सी ले लूँ तो दूसरा आपको बी ए लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका मन है कि एक मैंने डी सी ले लिया तो दूसरा आपको डी ए लेना पड़ेगा। कुछ भी कर सकते हो आप ऐसे, ये मैंने लिख दिया देखो सब, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाता है। अब ये तब हो गया जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो और उसकी साइड्स पता हो। कभी कभी क्या होता है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा फॉर्मूला पर पूछ लेता है पेपर में, डायगोनल्स गिवन होते हैं और एरिया निकालना होता है, तो वो भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। देखो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को समझ लेते हैं हम। देखो ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, आपको दिख रहा है। ठीक है, ये अपना ए बी वेक्टर है, इसको मैंने ए लिख दिया। ये अपना बी सी वेक्टर है, इसको मैंने बी लिख दिया। ठीक है, ये आपको दिख रहा है जो ए डी वेक्टर है और जो बी सी वेक्टर है पैरेलल है और लेंथ भी बराबर है, तो ये भी बी वेक्टर ही होगा। इक्वल वेक्टर हो गया ना, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो ये भी बी ही होगा। अब जैसे ये जो ए बी वेक्टर है इसको हमने ए लिखा है, क्या लिखा है भाइयों, ए, तो ये जो डी सी वेक्टर होगा ये माइनस ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा माइनस ए, डायरेक्शन अपोजिट है, लेंथ बराबर है ना। तो अगर ए बी ए है तो डी सी क्या होगा, माइनस है। याद रहेंगी बातें भाइयों कि ये बी हो गया और ये माइनस ए हो गया। सही है। अब आपने ट्रायंगल्स लॉ तो पढ़ा होगा कि जैसे ये ए बी था और ये बी सी था, अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, ए सी, है ना। यानी a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, D1 के। तो जो हमारा पहला जो डायगोनल है वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ये रहा। सही है। ऐसे ही दूसरा डायगोनल जो D2 है वो किन दोनों का रिजल्टेंट है, देखो BC और CD, है ना। B से C गए, C से D, तो क्या मिल गया हमें, BD। तो BD किन दोनों का सम है, इसका और इसका, B का और -a का सम है। तो जो दूसरा डायगोनल है वो क्या हो गया, B माइनस है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी आ जाता है डायगोनल निकालो, तो आप दोनों डायगोनल भी निकाल सकते हो। देखो एनसीईआरटी में एक ही डायगोनल पूछता है ये, तो वो आप a प्लस बी लिख दोगे। ठीक है, बाकी वैसे दो डायगोनल होते हैं, जब दोनों पूछे हो तो आप दोनों लिखोगे, एक पूछा हो तो आप ये लिखना बस। ठीक है, लिख तो एक में हम ये भी सकते हैं, वो उसने बताया थोड़ी कौन सा पूछा है, पर क्या करें एनसीईआरटी वालों के हिसाब से चलना पड़ता है, वो तो बताते ही बस इतना ही है। ठीक है, तो अगर आपसे एक डायगोनल पूछा हो तो आप ऐसे लिख देंगे a प्लस बी, दोनों पूछे हो तो दोनों लिखने। तो डायगोनल निकालने तो हमें आ गए अगर साइड्स पता हो तो। अब डायगोनल्स का क्रॉस करके देखते हैं जरा, D1 और D2 का क्रॉस करके देखते हैं क्या आता है। तो ये D1 की वैल्यू है, D2 की वैल्यू, सिंपली मैंने ब्रैकेट्स खोल दिए भाई ये। ठीक है, क्या करा, देखो एक बारी a क्रॉस b लिखा, फिर a क्रॉस a लिखा, फिर b क्रॉस b लिखा ये, और ये b क्रॉस a लिखा। ठीक है ना, याद रखना जो पहले है वो पहले ही लिखा जाएगा। इसको इससे कर रहा हूँ तो b क्रॉस a लिखा है, देखो इसको इससे कर रहा हूँ तो a क्रॉस b, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। अब a क्रॉस a 0 होता है, आपको बताया था, b क्रॉस b भी 0 होता है, ये भी बताया था कि खुद से क्रॉस निकालोगे तो 0 आएगा, है ना। ये a क्रॉस b एज इट इज़ लिख दिया, और ये जो माइनस b क्रॉस a है हम इसको प्लस a क्रॉस b लिख सकते हैं, डायरेक्शन बदल दी ना, इसलिए माइनस का प्लस हो गया। अब ये a क्रॉस b, ये भी a क्रॉस b, ऐड होके क्या हो गया भाई, ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या किया, फिर मॉड लगा दिया, और ये जो 2 था भाई इसको ले गए नीचे यहाँ पे,
तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, हाफ ऑफ दिस, सही है ना। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बताया था ना। तो यानी ये भी क्या हुआ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का नया फॉर्मूला आ गया भाइयों कि अगर डायगोनल पता हो तो डायगोनल का क्रॉस निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो और उसको हाफ कर दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। अगर साइड्स पता हो तो सीधा ही साइड का क्रॉस निकालो और उसका मैग्नीट्यूड निकालो, एरिया मिल गया। लेकिन डायगोनल पता हो तो डायगोनल का क्रॉस निकाल के मैग्नीट्यूड निकाल के हाफ भी करना है उसको। ठीक है भाइयों, याद रहेगा। तो बस इसी के साथ अपना चैप्टर यहीं समाप्त होता है। होमवर्क में क्या करना है, इसमें बताने वाली क्या बात है, जब चैप्टर ही ख़त्म हो गया तो जो बच रहा है वो सब करना है ना। क्या बच रहा है, 10.4 विद एग्जांपल्स, ठीक है जी, 10.4 करनी है विद एग्जांपल्स, प्लस मिसलेनियस में जो भी बच रहा है, मिसलेनियस में कोई भी जो भी एग्जांपल या क्वेश्चन बच रहा है, एक दो ही बच रहे होंगे, ज़्यादातर डॉट वाले ही थे। तो ये सब कर लेना भाइयों, चैप्टर ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 3D के साथ। अलविदा।